जैसा कि आप सबको विदित है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रोफेसर एनके सक्सेना मेमोरियल वर्चुअल लेक्चर सीरीज इन कम्युनिटी साइकोलॉजी के क्रम में आज हम सभी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। हम सबको विदित है कि प्रोफेसर एनके सक्सेना ने 36 वर्षों तक हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़कर एक संरक्षक के रूप में इस संगठन को बढ़ाने में उनका अपना अभूतपूर्व योगदान रहा। यह बात सोची गई कि क्यों न उनकी स्मृति को संजोए रखने के लिए एक सीरीज हम लोग हर महीने शुरू करें और हर महीने के दूसरे रविवार को सेकंड संडे को 6 से 8 बजे 2 स्पीकर को आमंत्रित किया जाए जो वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। उसी कड़ी में आज प्रोफेसर निशा मणि पांडे जी को आमंत्रित किया गया है। निशा मणि पांडे जी केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में प्रोफेसर हैं और एक बहुत ही एक्टिव और डायनेमिक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं और एजिंग के फील्ड में आपका बहुत अच्छा योगदान है। आपने हिंदी में एक पुस्तक लिखी है वृद्धजन के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अभी हाल ही में मुझे वो पुस्तक आपके द्वारा भेंट की गई। बड़ी प्रसन्नता हुई कि वृद्धजन के विभिन्न पहलुओं पर विशद चर्चा उस पुस्तक में की गई है और वह एक रिसोर्स मटेरियल है उनके लिए जो पीएचडी कर रहे हैं जीरियाट्रिक पीपल पर। तो आपका योगदान एजिंग के फील्ड में बहुत अच्छा है और हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और वो हमारे एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी वो एक मेंबर हैं और एक लंबे अरसे से मेडिकल कॉलेज में जीरियाट्रिक पीपल की सेवा कर रही हैं। मैं अब समय न लेते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। आपका पीपीटी हम लोग के सामने है। आप सबसे अनुरोध है कि आप प्रोफेसर निशा मणि पांडे जी को सुने। प्रोफेसर निशा मणि पांडे जी। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। इस बहुत ही अच्छे और नेक कार्य में मुझे भी जोड़ने का अवसर राम जी सर ने दिया और जुड़ने का अवसर दिया और साथ ही साथ हमें साथ लेकर चल रहे हैं। आज का व्याख्यान जो एनके सक्सेना जी की मेमोरी पे आधारित व्याख्यान श्रृंखला की एक कड़ी में तो है ही है, उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि आज हम इंटरनेशनल विमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने सर से कहा, सर ने जब मुझसे बात की और बोले कि इस बार 8 मार्च को हम एक व्याख्यान प्रस्तुत करवाएं तो कैसा रहेगा, तो मैंने कहा सर 8 मार्च है और विमेंस डे है और उसके साथ साथ सर के जो कि हेल्थ साइकोलॉजी में बहुत काम किया एनके सक्सेना सर ने, हालांकि मैं डायरेक्टली कभी नहीं मिली और मैं चूंकि एजिंग लोगों के लिए काम करती हूँ, एजिंग पॉपुलेशन के लिए काम करती हूँ, तो मुझे अक्सर ये देखने में आता है कि एजिंग फीमेल्स के लिए यदि हम बात करें तो कैसा रहेगा। तो मैंने सर से बात की थी और
हमने सोचा कि राइट, जस्टिस एंड एक्शन फॉर एजिंग विमेन केयर गिवर्स की बात की जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, और राम जी सर को स्पेशली कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके सामने प्रस्तुत होकर अपनी बात कह सकूं। सर्वप्रथम मैं आप सबको ग्रीट करना चाहूंगी, ग्रीटिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ एंड महिला अध्ययन केंद्र विच इज विमेन एम्पावरमेंट सेल ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। हम उसकी तरफ से आप सबका अभिनंदन करेंगे, और सभी महिला श्रोताओं को और महिलाओं के उन्नयन के लिए कार्य कर रहे सभी पुरुष वर्ग को मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग में, सर ने बताया। सबसे पहले प्रोफेसर NKS सक्सेना सर को इस मेमोरियल वर्चुअल लेक्चर शुरू करने के पहले मैं सर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। was an eminent psychologist and whose work was, who did entire the life, who was dedicated to his work, and उनके बारे में यदि ये कहा जाए कि सर was there who was working for how to make people socially, कैसे वो सोशल और साइकोलॉजिकली हम बेहतर करके लोगों को हेल्दी रख सकें, उसके विषय में काम करते थे। और सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय पे काम किया, और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी मुलाकात सर से हुई थी जो लास्ट 2024 में कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी के वर्कशॉप के दौरान, और सर अपने अंतिम समय तक कार्यरत रहे और हेल्थ के विषय में लगातार बोलते थे कि कैसे मेंटल हेल्थ को आप बेहतर रख सकते हैं। तो उसके साथ साथ चूंकि आज विमेंस मेंटल हेल्थ डे है, इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो उस पे मैं सबको आभार प्रकट करूंगी। मैंने इस प्रेजेंटेशन को जो बनाया है, ये प्रेजेंटेशन मैंने अपनी समझ के अनुसार जो कुछ भी पढ़ा, समझा, देखा, जाना, जो भी मेरे अनुभव रहे उसके आधार पे बनाया है, और उसके आधार पे मैं आप सबके आगे इस कंटेंट को, इस विषय वस्तु को प्रस्तुत करूंगी। चूंकि सर ने शुरुआत में ही हिंदी के माध्यम से सबको जोड़ने का प्रयास किया, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि इस पूरे संभाषण को हम हिंदी में ही प्रस्तुत करें। और मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग हैं, यदि किसी को भाषाई कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दें, तो हम दोनों ही मिक्स करके प्रस्तुति अपनी देंगे। मेरा स्लाइड्स दिख रही हैं? स्लाइड्स आर विजिबल ना? आर स्लाइड्स विजिबल? ओके, यस मैम, ओके, ओके, विजुअल है मैडम, बिल्कुल विजुअल है। To start with, who is the primary responsibility for caring the family members? मेरा एक सवाल है आप सबसे, और शायद यदि हम जवाब चाहेंगे कि कौन है प्राइमरी रूप से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है परिवार की, तो शायद जवाब में हर एक कहेगा एक महिला, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन प्राइमरी केयर गिवर होता है, कौन प्राइमरली केयर के लिए आता है, वो है एक महिला। हमने देखा है कि कई बार, यदि आप इस पिक्चर को देखें, ये मुझे अभी दिखाई दिया गूगल पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप देखिए एक एल्डरली मेल जो कि जोत जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जोत को जलवाने के लिए एल्डरली फीमेल पीछे से कुछ सपोर्ट तो दे ही रही है ना? तो केयर गिवर्स, दिस इज द हाई टाइम व्हेन वी नीड टू गिव
इस साल का थीम है गेन टू गिव, है ना। तो हम दें, हम अब उन एल्डरली केयर गिवर्स के लिए कुछ बात करें। और ये बात क्यों करें, इस बातचीत के पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एल्डरली बहुत तेजी से हो रहा है। यदि हम देखें तो एल्डरली पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, जिसमें फीमेल पॉपुलेशन की संख्या इन कंपैरिजन टू मेल्स ज्यादा है। और इस फेमिनाइजेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिसको उस फीमेल को देखना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, और कई बार वो उससे बहुत सारे लाभों से वंचित रहती हैं। इनइक्वालिटीज हैं जो कि मिनिमाइज करने की जरूरत है, टू एम्पावर द फीमेल एंड टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, और फैमिली बॉन्ड्स को भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और इससे हमको और क्या फायदे मिल सकते हैं कि हमें हेल्दियर कम्युनिटीज यदि चाहिए तो हम तभी कर सकते हैं। उनमें बहुत सारी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, हेल्थ केयर बर्डन है, और जो इंटरजनरेशनल स्टेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं हिल रही है। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आई, इसलिए मुझे लगा कि हम आज बात करें कि कैसे हम चीजों को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने लोगों के सामने रखें, ताकि उनको, उनके राइट्स को, उनकी बात को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारा समाज ले सके। और उसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए हम बहुत जरूरी है कि हम भी उसको देखें, समझें, जानें, और उसके बाद उस पे एक्शन प्लान बनाएं और उसको कार्य रूप में क्रियान्वित करें। यहाँ पे मैं फिर कहना चाहूंगी कि सर रिटायरमेंट के बाद, राम जी सर की बात मैं कर रही हूँ, कि सर रिटायरमेंट के बाद भी लगातार लगे हुए हैं कि कैसे हम चीजों को बेहतर करें। और कम्युनिटी साइकोलॉजी में इस चीज का बहुत आवश्यकता है कि हम चीजों को बेहतर बनाने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। लगातार सर से बात होती है तो इस पे बात होती है, तो हम इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, और ये क्यों हमारे लिए जरूरी है इस पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो ओल्डर एडल्ट्स का जो फेमिनाइजेशन हो रहा है, उसमें आप देखिए जो की डेमोग्राफिक्स है वो क्या कहती है। जो इनका जो नंबर है ग्लोबली, यदि हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ग्लोबली विमेन्स लिव 4-6 years लॉन्गर देन मेन। महिलाओं की जो आयु है, जो लॉन्गिविटी है, वो ज्यादा है। और 80+ women often constitute nearly 60 to 65% of the population। और widowhood जो है वो significantly higher है। और elderly women are more likely to live alone। तो एक जो लोनलीनेस है या उनको जो आइसोलेशन में रख दिया जाता है, तो वो सारी चीजें उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। आप सबको शायद आइडिया होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने भी 2021 से 2030 को हेल्दी एजिंग के लिए नवाजा है, और पूरा विश्व इस पे काम कर रहा है कि हम किस तरीके से एजिंग को, एज हेल्दीली की बात करें। और वो एज हेल्दीली तभी बात हो सकती है जब हम हर तबके को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या और जेंडर हो, सबके लिए हम बात कर सकें और सबको हम सौजन्यपूर्ण वातावरण दे सकते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें। तो आप देखिए कि जो एल्डरली है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर हम देखते हैं कि अब ये जो केयर गिवर्स हैं हमारी, ग्लोबली अनपेड केयर वर्क डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ा है। और ये अनपेड केयर वर्क क्या है? अनपेड केयर वर्क वही है जो हम फैमिली केयर, जिसको होम मेकर कह देते हैं, या हम बोल देते हैं कि फीमेल्स आर होम मेकर और हाउसवाइफ। पहले हाउसवाइफ चलता था, अब होम मेकर थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया है ना। तो वो पूरे विश्व में लगातार रहा। और ग्लोबल एजिंग डिस्कशन लगातार हो रहा है, और WHO और यूनाइटेड नेशंस ने ये नोट किया कि एजिंग इंटरसेक्स विद लाइफ लॉन्ग
जेंडर इनइक्वालिटी। तो केयर गिवर विमेन के लिए क्या होता है कि वो कई बार उन्हें अपना सैक्रिफाइस करना पड़ता है करियर उनकी, जिसकी वजह से कई बार उनकी पेंशन एलिजिबिलिटी या फाइनेंशियल गेन जो है वो कम होते हैं, वो फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, वो फाइनेंशियली जनरली वो डिपेंडेंट होती हैं, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हर चीज के लिए उनको पूछना पड़ता है कि किससे करें, कैसे करें, क्या करें। और इन सारी चीजों को हमें देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आइए देखें इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है थोड़ा डिटेल में। तो डिकेड्स ऑफ अनइवन अपॉर्चुनिटी की बात है, जो अवसर है वो पूरी तरीके से अनइवन है, वो सही ढंग से नहीं है। फीमेल्स को अक्सर लोअर वेजेस मिलते हैं, उनका करियर इंटरप्टेड होता है। लड़की की शादी होती है तो यदि ससुराल वाले नहीं चाह रहे हैं तो नो वन वांट्स कि व्हाई टू वर्क, वी आर हैविंग सफिशिएंट मनी। तो सिर्फ पैसे के लिए काम करने की बात नहीं है, काम करने की बात है कि अपनी डिग्निटी को हम मेंटेन रखें, हम अपनी बात को कह सकें। यदि हमारा मन नहीं है, नहीं काम करना चाहते हैं, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन जो काम करना चाहता है उसको हम रोक दें काम करने से कि नहीं अब तुमको क्या जरूरत है, क्यों काम करना है, तो और उनको घर के कामों में हम व्यस्त कर दें, तो उनकी क्या समझ है, वो क्या करना चाहती हैं, इसकी शायद ही लोग ध्यान देते हैं। हालांकि चीजें चेंज हो रही हैं लेकिन इस पे ध्यान कम जाता है और परेशानी इसकी वजह से बढ़ रही है। फ्रेजाइल प्रॉपर्टी राइट्स, वैसे प्रॉपर्टी राइट्स हैं लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो दिक्कत पैदा करती हैं। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो एक तरीके से परेशानी में जीती हैं और दिक्कत होती है, और उसके बाद विडोहेड यदि है महिला में तो वो एक बड़ा स्टिग्मा हो जाता है, उन्हें बहुत सारे कार्यों से अपने आप निकाल दिया जाता है, उन्हें उन कार्यों में रत नहीं रहने दिया जाता है। ये मार्च 2, 2026 की न्यूज है, हिंदुस्तान टाइम्स में मदन गोपाल जी ने और KS उपाध्याय जी ने इस आर्टिकल को लिखा था, जिसमें से कुछ चीजों को मैंने निकाला है। तो आप देखेंगे कि फेमिनाइजेशन का डिसएडवांटेजेस क्या है कि बहुत सारी दिक्कतें महिला को अपने आप आने लगती है। फिर फेमिनाइजेशन एंड वल्नरेबिलिटी भी बढ़ गई। उनकी एजुकेशन, यदि घर में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो सबसे पहले यदि बच्चियां हैं और लड़के हैं तो जो बच्चियां हैं उनको एजुकेशन का लाभ उतना नहीं मिलेगा, बच्चा है तो उसको पढ़ा लो, इस तरीके की चीज कही जाती है। उसके साथ साथ उनके एम्प्लॉयमेंट की भी, कि क्या करेगी नौकरी करके, क्यों करना है नौकरी। असेट्स की ओनरशिप भी उनके ऊपर मुश्किल से रहती है, और सोशल सिक्योरिटी डेफिनेटली यदि फैमिली से ही बाइफर्केशन शुरू हुआ तो वो धीरे धीरे करके सोसाइटी में भी जाता है। तो इंडिविजुअल लेवल से लेके वो फैमिली लेवल पे, और फैमिली लेवल से लेके सोशल लेवल पे सिक्योरिटी की समस्या होती है, जो कि जन्म देती है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को। एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली it is throughout leading phenomena which lead to decreased pension. There is low pension or no pension. Health outcomes भी कई बार गड़बड़ होते हैं। क्यों? क्योंकि महिला जब हाउस मेकर या आज के टर्म्स में या हाउस वाइफ रहती है तो जनरली वो अपनी बीमारियों को छुपा लेती है। शायद आप लोग भी अपने घरों में देखते होंगे कि कई बार अरे कुछ नहीं हुआ है, हो जाएगा, सब करते करते वो अपनी परेशानियों को इतना बढ़ा लेती है, इतना क्रॉनिक हो जाता है कि बाद में उनकी समस्याओं का समाधान देखने के लिए, परेशानियों को समझने के लिए चीजें होती हैं जो कि पुअर हेल्थ आउटकम को देता है। And thus the dependency in old age increases and there are hardly people who take care of them. So this is the problem. It is recognized by United Nations कि unpaid care work, elderly women continue to shoulder such responsibility.
भले ही वो बीमार हो, बीमार होने के बावजूद भी वो अपने घर में कई बार बच्चों का, कई बार अपने स्पाउस का, अपने पति का, अपने साथी का या घर के अन्य सदस्यों की देख रेख करती ही रहती है। अभी मैंने एक हाल में स्टोरी पढ़ी थी, कोई बता रहा था कि एक फीमेल जो अर्ली एज में विडो हो गई, उनके बेटे की शादी हुई, और जब बेटे की शादी हुई तो उस बहू को हर एक से मिलवाया गया। बहू ने हर एक से मुलाकात की, पर उसको लगा कि मेरी मदर इन लॉ से मुझे मुलाकात नहीं करवाई गई। तो आज के दौर में भी ये सारी चीजें परसिस्ट कर रही हैं। क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि वो विडो थी। अब उसने देखा कि मॉर्निंग आवर्स में जो एक महिला है जो सूती धोती पहन के घर के काम काज कर रही है, सारी चीजें कर रही है, और बाद में उसको पता चला कि वही उसकी मदर इन लॉ थी। एंड चूंकि वो महिला विडो थी, उसकी मदर इन लॉ विडो थी, इसलिए उनसे घर के कामकाज कराए जाते थे, लेकिन उन्हें किसी भी शुभ कार्य में आगे नहीं बढ़ाया जाता था। which is pity, which is really very मतलब इसको क्या कहेंगे, इमोशंस को ये दिक्कत करता है, ये परेशान करता है कि इस तरीके की सोच आज की तारीख में भी है। जब लोग पढ़े लिखे हैं तो और उनकी केयर करने वाला कोई नहीं, उनसे कायदे से बातचीत करने वाला कोई नहीं, विच इज रियली अनफॉर्चुनेट। सो डबल बर्डन केयर गिवर का वो संभालती रहती हैं और वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाती। और क्या होता है, विडो एल्डरली ऑफन लिव विद देयर सन्स बट प्रोवाइड चाइल्ड केयर। ये आप सबने देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि इस तरीके की चीजें होती हैं कि जो यदि फीमेल है, विडो है, उसके पास किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो उसको सपोर्ट के लिए बुलाया जाता है। और यदि उसने कामकाज नहीं किया है अपने अर्लियर टाइम में या तो उसको जबरदस्ती के कामों में इन्वॉल्व किया जाता है। So in general, when such elderly come to our place, हम उन्हें कहते हैं कि जो उनको पसंद है, जिन कामों को वो पसंद करती हैं, जिन कामों में वो लग सकती हैं, उन कामों को करवाइए। क्योंकि इफ यू विल नॉट यूज योर माइंड, यू विल लूज इट। ये तो अपनी जगह है कि हम फॉरगेटफुलनेस या आगे चल के मेमोरी लॉसेस और डिमेंशिया के शिकार हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं कामों में रत करना चाहिए और उन कामों का एप्रिसिएशन करना चाहिए जो बहुत जरूरी है, सो दैट कि वो अपने कामों में जो भी कर रहे हैं उनको लगे कि हाँ हमारी कोई वैल्यू है। अनवैल्यूड नहीं होना चाहिए। पेंशन कवरेज अमंग ओल्डर women remains lower than men, which is again true. Rural elderly women work in agriculture and household tasks without wages. कई बार फीमेल वर्कर से काम करवाया जाता है, उसको उतना वेज नहीं दिया जाता, उतनी वेजेस नहीं मिलती है। इन चीजों को देखने की जरूरत है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी प्रबुद्ध तबका है वो उसको देखे, उसको समझे और उस पे आवश्यक रूप से काम करे। हाउस होल्ड टास्क तो ऐसे ही टास्क है, वो तो एमी वाले हैं, तो उनको तो ऐसे ही करना है। टाइम यूज सर्वे इंडिया शो करता है कि women perform 3 to 5 times more unpaid work than men. ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का लेटेस्ट डेटा है। तो आप ये देखें कि किस तरीके से फेमिनाइजेशन वल्नरेबिलिटी को जन्म देता है और महिलाओं के लिए कितनी तकलीफ दे बात है, परेशानी की बात है। और वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती है, उनको और तकलीफ में डाल दिया जाता है, वो परेशान हो जाती है, जो कि डेफिनेटली उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देगा। और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा तो कुछ ना कुछ, चाहे डिप्रेशन आए, एंजाइटी आए या किसी और तरीके की समस्या आए, वो तो आनी ही आनी है। फिर स्ट्रक्चरल अंडर इवेल्युएशन ऑफ एल्डरली विमेन एट डेमोग्राफिक लेवल पे क्या है, हायर डिपेंडेंसी रेशियो अमंग एल्डरली विमेन, greater likelihood of living alone or being widowed, and lower workforce participation across the life course.
तो ये सारी चीजें अगेन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये हमें आंकड़े दिए हैं जो बताते हैं कि, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी रिपोर्ट करता है कि ग्लोबली 76% ऑफ टोटल अनपेड केयर वर्क इज डन बाय द फीमेल एंड विमेन आर लेस लाइकली टू क्वालिफाई फॉर कंट्रीब्यूटरी पेंशन। उन्हें शायद बहुत कम in comparison to men, and their family support are hardly recognized or seen as non-contributory basis। तो ये सारी दिक्कतें हैं। और यदि भारत में देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हिस्टोरिकली लो रहा है, फीमेल का पेंशन कवरेज हेवीली लिंक्ड है विद फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये हम सब जानते हैं, और विडोज आर ओवरली रिप्रेजेंटेड। तो अनपेड केयर वर्क क्या है कि 4 to 5 टाइम्स मोर है फीमेल्स में, और ये इन्वॉल्व करता है अनपेड वर्क को। मोस्टली देयर पेड वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ सच वर्क इन नेशनल इनकम। कोई भी इन सारी चीजों का, जो भी हाउस मेकर बना लीजिए या हाउस वाइफ कहते थे, हाउस मेकर बना लीजिए, उसको थोड़ा ग्लोरीफाई कर दिया गया, लेकिन किसी नेशनल इनकम में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं भी नहीं उसका नाम लिया जाता है कि ये कुछ जोड़ा जाए इसको। और पेंशन क्रेडिट्स एग्जिस्ट फॉर केयर गिवर ईयर्स, है ना, एंड केयर वर्क इज ट्रीटेड एज नेचुरल फीमेल ड्यूटी रादर देन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। और कल ही मैं एक छोटा सा रील देख रही थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। ये कोई बाहर की वो है महिला, यदि दिख जाए आप सबको तो बताइएगा। Man works from sun to sun. Is it Women's visible? work is never done. And Not I visible. remember being puzzling Is over it this and visible? thinking about it as a little girl and thinking, well, And that's really true. sound is fine, but Because my picture father is got not. off when the sun comes up and Reel not visible, ma'am. takes his paper and sits down and he's served dinner and after If it is not visible, the link is here. This link says that men work from sun to sun, but females work are never done, which is really amazing। और आप सब देखिएगा, आप ये लिंक है उसका। तो ये सही है कि महिलाओं के काम कभी भी खत्म नहीं होते, और पुरुषों का काम सूर्योदय के बाद शुरू होता है और सूर्यास्त के पूर्व खत्म हो जाता है। उनके लिए रेस्ट टाइम है, जहाँ की महिलाओं के लिए शायद वो टाइम बना नहीं है, या बनाया नहीं गया, या हम चाहते ही नहीं है कि वो बन जाए। कुछ लोग प्रिविलेज्ड हैं, डेफिनेटली मैं कहूंगी, ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसा है, उनमें से मैं भी एक हूं, तो मैं प्रिविलेज्ड हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज देयर। हेल्थ सिस्टम अंडर इवैल्यूएशन, ओल्डर विमेन एक्सपीरियंस हायर डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ। Chronic conditions such as arthritis, osteoporosis and anemia are more prevalent among older women, और mental health issues भी महिलाओं में in comparison to males ज्यादा है। तो इस तरीके के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या ले आते हैं? इस तरीके के डिसएडवांटेजेस से हम इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करते हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी चीजों के लिए मन मार लेना महिलाओं में बहुत अच्छे से आता है, और इन जनरल वो ऐसा करती हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक चैलेंज उनके लिए बड़ा होता है और वो परेशान होती हैं। यदि किसी चीज को कहती हैं तो कहाँ से करें, कैसे करें, इस चीज के लिए उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। देयर आर सो मेनी इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड एट टाइम्स देयर little wishes cannot be fulfilled because they are economically dependent। फिर हेल्थ चैलेंजेस हैं, तबीयत खराब है, परेशानियां हैं, क्रॉनिक इलनेस हो गई, इन्होंने तो बताया ही नहीं। अच्छा, इनको ये पता था, ये आमतौर पे अक्सर घरों से मिल जाता है, और ये मैं आप
आंकड़े भी देख लीजिए, और आंकड़ों के साथ साथ यदि मैं बताऊं कि जो हम देखते हैं इन जनरल, जो हॉस्पिटल में भीड़ आती है उसमें मेल ज्यादा होते हैं, फीमेल्स कम होती है। तो यदि आंकड़े ये बताते हैं, जो कम्युनिटी सर्वे का डेटा ये बताता है कि महिलाओं में परेशानियां ज्यादा हैं, दिक्कतें ज्यादा है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस ज्यादा हैं, पर उनका आंकड़ा यदि हॉस्पिटल तक नहीं आ रहा है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी हर सदस्य की बनती है कि हम देखें, हम इक्वली ट्रीट करें, हम इक्वली देखें कि परेशानी का सबब क्या है। एक बार मैं ऐसे ही जानकारी ले रही थी तो पता चला कि बहन जी आप मुझे ये बताओ कि अब घर में जो कमा रहा है, जो फाइनेंसेस दे रहा है, जिसकी वजह से घर चल रहा है, वो उसका स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। यदि उसको दिखा दिया तो हम थोड़ा सा यदि कंप्रोमाइज कर भी लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। पर ये वो नहीं समझते कि ये जो कंप्रोमाइज करने की आदत है और परेशानी सहने की जो आदत बन गई है, ये थोड़ा अपने तौर पे होने के साथ साथ परिवार का भी कंट्रीब्यूशन है कि उसने भी इग्नोर किया। हम ठीक है, जो कमा के ले आ रहा है, जो इकोनॉमिक इनपुट दे रहा है, उसके साथ साथ जो घर के इनपुट दे रही हैं, उनकी भी देख रेख की पूरी जिम्मेदारी क्या उन सदस्यों की नहीं बनती कि वो स्वस्थ रहें ताकि पूरा परिवार सुचारू रूप से चलता रहे। हेल्थ चैलेंजेस हैं, हेल्थ की बात मैंने कहा कि वो जल्दी बताती ही नहीं है परेशानी उनको, वो कम खा लेंगी, गम खा लेंगी, इस तरीके की उनकी रहती है। हालांकि हमारे यहाँ कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पर आज की तारीख में हम नहीं कहते हैं कि आप पूजा करो, हम नहीं कहते हैं कि आप हमें भगवान का दर्जा दो, हमें इंसान बने रहने दो, बराबरी में देख रेख करो, वो बहुत जरूरी है। और वो हमें अपने इर्द गिर्द अपने परिवार में देखने की जरूरत है। वी नीड नॉट टू वर्शिप, we need to give equal importance to each member of the family, each member of the society. Then only we can gain, we can be able to give properly. फिर सोशल चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस भी बहुत हैं, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ये क्या कर दिया। एल्डरली फीमेल है तो उनके लिए अक्सर होता है, अरे ऐसे कैसे कर दिया, अरे ठीक है आपके समय में होता होगा। तो आप एक पुरुष से कम बोल पाते हैं लोग, हालांकि पुरुषों जो एल्डरली मेल हैं उनके साथ भी कई बार होता है कि अरे आपके जमाने में होता होगा, अब नहीं होता है ऐसा। लेकिन आज की तारीख में भी महिलाओं के साथ उनकी जो दुर्दशा की जाती है, उनका जो परेशानी होती है, वो देखने की जरूरत है। बहुत सारे सोशल चैलेंजेस हैं जिनको हमें ध्यान देने की जरूरत है। और फिर पॉलिसी रिलेटेड चैलेंजेस हैं जिनको हमें ठीक करने की जरूरत है। इकोनॉमिक चैलेंजेस में मैंने बात की कि लैक ऑफ पेंशन बेनिफिट, ये ललानी का लेटेस्ट स्टडी है कि 89.2% of elderly women are not likely to receive any formal pension. And rural female caregivers face significant financial threats and insecurity exacerbated by the interplay of gender roles and rural inequalities. फाइनेंशियल डिपेंडेंस अक्सर महिलाओं की जो है, जो उनका आर्थिक निर्भरता है, वो प्रायः महिलाओं की देखी जाती है कि वो या तो पूरी तरीके से निर्भर है या आंशिक निर्भर है, पर निर्भरता उनकी पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा बनी रहती है परिवार के ऊपर। और किसी तरीके के केयर गिवर अलाउंस की एब्सेंस होती है। यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। अभी हाल में मेरे पास कानपुर से कुछ लड़कियां आई थी। यहाँ पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि एक एल्डरली फीमेल जो कि 79 ईयर्स ओल्ड थी, वो आई थी अपनी बेटियों के साथ।
2 बेटियां 3 बेटियां हैं उनकी, एक बेटी से बहुत मतलब नहीं है, बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं। वो 2 बेटियां इसलिए लेके आई थी, एक कानपुर में ही उनके घर के पास रहती है, लगभग 500 मीटर पे, दूसरी बेटी लखनऊ में रहती है, यहाँ कहीं। और उनका ये कहना था कि मम्मी को समझ में नहीं आता कि अपने पास कैसे रखें। आप सोचिए लाचारी, क्योंकि हम तो कामगर नहीं। अभी लेटेस्ट घटना है, पिछले 10 दिन की बात है, 10-15 दिन पहले की। क्योंकि यदि मम्मी कुछ बोलेंगी तो मेरे हस्बैंड को नहीं समझ में आता है, और हम तो कमाते नहीं है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम उनको रख सकें अपने पास। तो आप कुछ उपाय बताइए। आप सोचो कि एक बराबरी का दर्जा देने का मतलब है कि माँ बाप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे की है, वैसे ही बेटी की है। जहाँ पे बेटियां हैं तो क्या उनकी केयर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आप सोचो, हम अपने ही घर में, जहाँ शादी हुई है वहां पे अपने घर में हम रख नहीं पा रहे हैं, मतलब ये स्थितियां आ गई हैं। तो डिपेंडेंसी फैमिली के ऊपर है, ऐसे में क्या करें, कैसे करें? तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, जिनको हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और उस पे एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है कि कैसे उनको हम बेहतर कर सकें। केयर गिवर अलाउंसेस तो है नहीं, तो फीमेल केयर गिवर है उसके लिए कोई अलाउंसेस की बात ही नहीं। हेल्थ चैलेंजेस हैं, क्रॉनिक इलनेस है। आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में कि 70% ऑफ द एल्डरली डिपेंड ऑन अदर फॉर डेली सपोर्ट। जो रूटीन एक्टिविटीज है उन पे वो डिपेंडेंट है। फिजिकल स्ट्रेन फ्रॉम केयर गिविंग का भी फिजिकल स्ट्रेन है। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कुछ ना कुछ इस तरीके की परेशानियां उन्हें परेशान करती रहती हैं और दिक्कतों में डालती हैं। और इससे सोशल चैलेंजेस में क्या, सोशल आइसोलेशन, मैंने शुरुआत में ही बात की कि सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस एक बड़ा जाइंट की तरह होता जा रहा है। एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने कि सोशल लोनलीनेस इज अ जाइंट। आज के समय में ये मेंटल इलनेस की कैटेगरी में डालने की कवायद भी की जा रही है, और एक बड़ा दिक्कत परेशानी की भी। विडोहुड स्टिग्मा, जिसपे मैंने चर्चा की आपसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, एंड लैक ऑफ कम्युनिटी रिकॉग्निशन। बहुत मुश्किल है, कम्युनिटी भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो कहाँ जाएं भाई, कैसे करें, क्या करें? और फिर पॉलिसी चैलेंजेस क्या हैं, आइए देखते हैं। पॉलिसी के भी चैलेंजेस हैं अपने। पॉलिसी में आप एब्सेंस ऑफ केयर गिवर्स, रिकॉग्निशन इन सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, कहीं भी किसी सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में केयर गिवर का कोई रिकॉग्निशन नहीं है। और लिमिटेड जेंडर सेंसिटिव एजिंग पॉलिसीज। एजिंग पॉलिसीज जो हैं वो ओवरऑल हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जेंडर सेंसिटिव एल्डरली पॉलिसीज हों। तो हम कैसे कम कर सकते हैं इसको? आइए इस पे कुछ चर्चा कर लें। थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और शायद हम सब एक साथ मिलेंगे तो शायद हमारा कम्युनिटी साइकोलॉजी का जो अम्ब्रेला है, जो कम्युनिटी साइकोलॉजी के थ्रू हम इस कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। We need to acknowledge the work and improve visibility of unpaid care work. So we need to survey on unpaid elderly caregivers. We need to identify in the community that what number, what amount of elderly are there who are giving care to other person of the family. We need to integrate care work into time use survey, and then public awareness campaigns can also be done to achieve improved policy recognition, social acknowledgement of caregiving roles. So it will help us in some way. और कुछ हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए केयर गिवर पेंशन क्रेडिट्स की बात करें, कुछ क्रेडिट जमा करें और उस क्रेडिट को हम यूज करें
यदि एल्डरली केयर गिवर्स हैं, फीमेल केयर गिवर्स हैं, तो उनको देने का, जैसे समय दान करते हैं। विदेशों में इस तरीके के बैंक हैं कि यदि आप किसी की केयर के लिए समय दान करते हैं तो वो बैंक लेजर मेंटेन करता है, एंड दैट केयर यू कैन एनकैश एज बैक। तो इस तरीके की कुछ पॉलिसी करें, कुछ ऐसा करें कि केयर गिवर पेंशन क्रेडिट हो सके, कुछ ऐसा हो सके, कुछ सेवा क्रेडिट भी हो सके। फाइनेंशियल लिटरेसी हमको एल्डरली फीमेल्स के लिए करना चाहिए, और माइक्रो फाइनेंस और सोशल पेंशन्स की बात करनी चाहिए। तब हम पॉवर्टी को थोड़ा रिड्यूस कर सकेंगे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम बढ़ा सकेंगे। फिर हम कम्युनिटी को, श्रमसी कह रही है यस मैम, कम्युनिटी को इंगेज करें, कम्युनिटी केयर गिविंग सपोर्ट नेटवर्क्स को बढ़ाएं, इंटरजनरेशनल प्रोग्राम को बढ़ाएं, और डेवलप लोकल वॉलंटियर केयर सिस्टम, जो कि हमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कोहेशन देगा और शेयर्ड केयर गिवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ावा देगा, और डेफिनेटली हम आगे अच्छा कर पाएंगे। फिर की एजेंडा क्या होना चाहिए? प्लान, डेवलप, एग्जीक्यूट रिसर्च प्रोग्राम। मैं एक रिसर्चर हूं, जो मेरा डेजिग्नेशन है वो प्रोफेसर नॉन मेडिकल रिसर्च का है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले रिसर्च करो, एविडेंस जनरेट करो, क्योंकि बिना एविडेंस के चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। तो we need to plan, develop and execute research programs. We need to map aging women caregivers. We need to assess health and economic vulnerability. We need to understand policy gap analysis, and we need to advocacy. We need advocacy for policy by integrating care economy into national development and promoting caregiver recognition in social welfare programs. तो इससे क्या होगा? जो हम एक रिसर्चर के नजरिए से सोचते हैं, तो हम शायद एक सोशल इम्पैक्ट दे पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू एनहांस डिग्निटी एंड रिकॉग्निशन फॉर एजिंग विमेन. We can develop economic impact also by reduction in poverty among elderly women. Health impact इसका बढ़ेगा डेफिनेटली जब हम स्वस्थ, जब हमारा मन स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो हमारी कुशलता भी बढ़ेगी, वेलबींग भी बढ़ेगी, और पॉलिसी इम्पैक्ट आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ केयर गिविंग रोल, और इस तरीके से हम चीजों को करेंगे. तो व्हाट कैन बी द बेस्ट प्रैक्टिस? The best practice would be, we need to identify the problems first. We need to understand that what are the preventive strategies, किस तरीके से हम चीजों को बचा सकते हैं, और यदि कुछ चीजें, कुछ डैमेज हुआ है तो उसको कंट्रोल कैसे करें. मेडिकल केयर एंड रिहेबिलिटेशन की बात कर सकते हैं, सपोर्टिव नेटवर्क बनाएं, और कम्युनिटी एंगेजमेंट और अवेयरनेस को बढ़ाएं, तो डेफिनेटली हम आगे बेहतर कर सकते हैं. सो माय टेक होम मैसेज इज, एक्नॉलेज अनपेड केयर वर्क, raise awareness, identify best practices, and create a safer environment for the elderly women. And at the last, I would like to reveal, which was said by Mother Teresa, the great Mother Teresa, the greatest disease is not TB or leprosy. It is being unloved and uncared for. We can cure physical diseases with medicine, but the only cure for loneliness and hopelessness is love. So we need to spread the love, and then only we can take care of our aging women caregivers. These are the references. Thank you very much. Thanks to the organizers, participants, and thank you very much. Thank you, Nisha ji. Really, it was a marvelous lecture. और आपने जिस सेंसिटिविटी के साथ केयर गिवर्स की प्रॉब्लम्स को आपने रेखांकित किया है,
वह निश्चित रूप से वह बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने जो डाटा प्रस्तुत किया है, जो स्ट्रेटेजी प्रस्तुत की है, जो गाइडलाइंस प्रस्तुत की है, वो जीरियाट्रिक रिसर्च के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट इस जीरियाट्रिक फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से आपके वक्तव्य से, आपके एक्सपीरियंस से वे लाभ उठा सकेंगे। और मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्त क्षणों में से आपने समय निकाला और आपने आज यह व्याख्यान प्रस्तुत किया। और मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों के पॉजिटिव रिमार्क्स आपके लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये आपके व्याख्यान की सफलता है और हमें विश्वास है कि आप हम लोगों के इस मुहिम को आप आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। बंधुओं, जैसा कि आपको बताया गया है कि हम 2 लेक्चर रखते हैं, 6 से 7 और 7 से 8। तो निशा जी का लेक्चर तो समाप्त हुआ। दूसरे लेक्चर के लिए एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति के हमने आमंत्रित किया था, लेकिन एट लास्ट वो उनका समय नहीं मिल पाया। फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं है। फिर हमने ही अपने आप को सोचा कि क्यों ना हम प्रस्तुत करें, और हमने भी एक लेक्चर तैयार किया है। आप उम्मीद है कि आप जरूर हमारी बातों को भी आप सुनेंगे और उस पर गंभीरता से विचार करेंगे और हमको आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। मैं पीपीटी तो आशीष जी ने सामने ला दिया है, लेकिन उसके पहले उसके बैकग्राउंड में कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट रोल इन कैंसर प्रिवेंशन, ए कम्युनिटी साइकोलॉजी एंड साइको ऑन्कोलॉजी पर्सपेक्टिव। ये तो हमारा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक क्यों आया, इसके बैकग्राउंड में कुछ बात बताना चाहता हूं। मैं एक हमारी अपनी एक स्टूडेंट जो हार्डली से 25-26 साल की एज की थी, और उसका एक दिन मैंने फोन से हाल पूछा तो उसने बताया कि सर मेरी हालत तो बड़ी खराब है। हमने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा कि मुझको कैंसर हो गया है। एक 25-26 साल की लड़की जो पीएचडी कर रही थी, तो मुझको बड़ा शौक लगा। हमने कहा कैसे, क्या होगा? कहे कि नहीं सर, अब तो मैं बहुत फंस गई हूँ और उनको ब्रेस्ट कैंसर है और मैं अब क्या बताऊं, कैसे बताऊं। खैर उसने हिम्मत नहीं हारी, वो लड़ती रही और लड़ते लड़ते अंत में उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली और आज वह बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ वह लीड कर रही है। तो हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा किया कि एक इस यंग एज की लड़की अगर इस तरह से ग्रस्त हो चुकी है, तो ये तो ऐसी चीज है जो कि जिस तरह से कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रश्न मेरे सामने आया कि क्या कम्युनिटी साइकोलॉजी का कहीं कोई संबंध, कोई रोल इस तरह से है? क्या हम भी कुछ कर सकते हैं? तो मुझे एक आर्टिकल मिल गई और वो आर्टिकल थी कम्युनिटी साइकोलॉजी एंड कैंसर प्रिवेंशन। तो हमने यह एनालाइज किया तो हमने ये देखा कि कम्युनिटी साइकोलॉजी के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को हम कैंसर प्रिवेंशन के लिए हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे कम्युनिटी साइकोलॉजी का जो पहला प्रिंसिपल था वह है कि वी हैव टू गो इन द कम्युनिटी। हमें समुदाय में जा करके हमको इंटरवेंशन करना है। हम विभाग में बैठकर पढ़ाएं लिखाएं सब कुछ करें, लेकिन हम समुदाय में जाएं
और समुदाय की समस्याओं का विश्लेषण करके हम इंटरवेंशन करें। तो पहला प्रिंसिपल तो आया कि हम इंटरवेंशन करें। फिर उसके बाद हमने जब आगे पढ़ा तो जानते ही हैं कि कम्युनिटी साइकोलॉजी का जब अभ्युदय हुआ तो क्लिनिकल साइकोलॉजी से अलग हुई। तो उसमें जो अप्रोच था क्लिनिकल साइकोलॉजी का वह ट्रीटमेंट का ही अप्रोच था, इंडिविजुअल अप्रोच था। लेकिन कम्युनिटी साइकोलॉजी ने कहा कि नहीं, हमारा अप्रोच केवल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा अप्रोच प्रिवेंशन का होना चाहिए। क्योंकि जो सोशियो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए क्यों ना हम ऐसा कुछ उपाय करें कि वो उनका प्रिवेंशन हो सके। तो प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी को प्रिफर किया कम्युनिटी साइकोलॉजी ने। और 3 तरह के प्रिवेंशन आप जानते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। तो हमने यह देखा कि कैंसर जैसे केस के लिए हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं, और प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत हम कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर सकते हैं और कम्युनिटी को में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं ताकि वो कैंसर जैसी चीज होने ही ना पाए। एंड दैट इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके लिए हम आगे स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि हम जो यंगर जनरेशन है उसको हम अवेयर करें कि वो अपनी उनकी लाइफ स्टाइल क्या हो और किस तरह से वे कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब दैट विल बी द प्राइमरी प्रिवेंशन। जो लोग अगर ग्रस्त हो गए हैं कैंसर से तो उनको स्क्रीन करना, उनको डिटेक्ट करना और उनको आगे न बढ़ने देना, ये हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन है। तो वह काम भी कम्युनिटी साइकोलॉजी का अप्रोच हम अडॉप्ट करते हुए सेकेंडरी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। और तीसरी चीज थी टर्शियरी प्रिवेंशन की, कि जो लोग बिल्कुल 3rd स्टेज में, 4th स्टेज के कैंसर में हैं, जो आप सोच सकते हैं कि जिस परिवार में अगर एक कैंसर का पेशेंट अगर 4th स्टेज में अगर वो है तो वह पूरे परिवार के लिए कितना स्ट्रेसफुल है। खुद भी वह एक एक पल वह मौत के लिए वह जूझता है और वह जितने भी हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन जो कुछ भी कह लीजिए सबसे वह ग्रस्त होता ही है। उसके साथ साथ उसके केयर गिवर्स भी उसी तरह से वो ग्रस्त होते हैं। हम साइकोलॉजी का उपयोग उनकी इस प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं, उनको कंसोल किया जा सकता है ताकि कैसे उस परिस्थिति का वो सामना कर सकें। इसलिए हमने कम्युनिटी साइकोलॉजी का यह एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया कैंसर प्रिवेंशन के लिए और हमने एक प्लान बनाया है कि एक्शन प्लान बनाया है और हमने ये एक हम लोग अभियान चला रहे हैं, CPAI कैंसर प्रिवेंशन कैंपेन, सामुदायिक संवेदनशीलता और जन जागरण अभियान हम अपने इस CPI के माध्यम से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी 2-3 स्ट्रेटजीज हैं, उनकी भी चर्चा मैं कर देना चाहूंगा। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हम लोगों ने यह सोचा कि जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, उनमें हम अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाएं। खास तौर से जो महिला कॉलेजेज हैं जिनमें बच्चियों की संख्या ज्यादा है, तो उनमें हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए जो ट्रीटेबल हैं, जिनका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके लिए हम अवेयरनेस करें और वो कैसे वो अपने आप को डिटेक्ट करें। इन सब चीजों की बातें हमने 4 फरवरी को
वर्ल्ड कैंसर डे पर 4 जगहों पर ये प्रोग्राम चलाया। अभी रायबरेली में हमने फिरोज गांधी कॉलेज में एक प्रोग्राम किया और उसमें कैंसर हॉस्पिटल के जो चिकित्सक थी उनको हमने आमंत्रित किया था और आ करके उन्होंने उन बच्चियों को, सबको, पूरे जनमानस को उन्होंने अपने लेक्चर के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से कुशीनगर में एनएसएस का सहयोग लेकर के वहां प्रोग्राम किया गया, चलाया गया। लखनऊ में नेहाश्री श्रीवास्तव और कुमुद श्रीवास्तव ने मिलकर के एसकेडी एकेडमी में उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। तो इस तरह से हम स्कूलों में, कॉलेजेस में हम ये प्राइमरी प्रिवेंशन का काम हम कर सकते हैं। दूसरा, हम कैंप लगा सकते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए, स्क्रीनिंग का, डिटेक्शन का, यह कैंप दूसरा हम कर सकते हैं। और कुछ के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई जरूर नहीं है कि हम 1000-2000 को हम एक कैंप लगाया, 10 महिलाएं, 20 महिलाएं, 25 महिलाओं को इकट्ठा किया और उनके लिए स्क्रीनिंग का कैंप लगा दिया। एक महिला चिकित्सक को हमने हायर किया और उनसे वह काम कर रहे हैं। तीसरा काम कर सकते हैं हम, वह है अवेयरनेस का ही, खास तौर से गांव के लिए। हर गांव में एक महिला है जो, जिसको हम कहते हैं, जो काम करती है, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं। उनके माध्यम से हम हर गांव में, हम छोटे समूह में हम कैंप्स लगा सकते हैं, उनका अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन का काम कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी है और हम शुरू कर रहे हैं, कर दिए हैं। और आप सबका हम आह्वान करेंगे कि आप सब लोग भी हमारे इस अभियान में शामिल हों, ताकि सामुदायिक मनोविज्ञान की उपादेयता को निश्चित रूप से हम प्रस्तुत कर सकें। और आपके प्रयास से अगर कुछ लोग भी अगर कैंसर से प्रिवेंट हो जाएंगे तो वह आपका प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। कैंसर की जो स्थिति है, उस स्थिति को आप अगर देखें तो वह बड़ी भयावह है। जिस तरह से कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं समाज में, वह एक लगता है, मैं तो क्या बतलाऊं, क्यों प्रेरित किया कैंसर प्रिवेंशन का काम करने के लिए, क्योंकि मेरे 20 से 25 ऐसे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जो कैंसर से ग्रस्त हो चुके हैं और उनका पूरा परिवार त्रस्त हो चुका है और कैसे वो कैंसर को झेल रहे हैं हम अपना अनुभव देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस मुद्दे को उठाएं और उठा करके और हम लोग आगे लेकर चलें ताकि कुछ कल्याण हो सके। तो हम कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी का एक विंग डेवलप किया है और हेल्थ इश्यूज को लेकर के हम ये कैंसर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथ जो सहयोगी हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़े और हम लोग मिलजुल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। हमने देखा, जो एक सर्वे किया कुछ कि क्या स्थिति है, तो हमने अपने प्रदेश को देखा। तो प्रदेश चूंकि हमारा बड़ा है, इसलिए कैंसर रोगियों की कुल संख्या भी हमारे प्रदेश में सबसे अधिक है और पूरे भारत में लगभग 17.5 लाख कैंसर रोगियों की संख्या का अनुमान किया गया है। और यूपी में हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख नए कैंसर के मामले यूपी में सामने आते हैं और कुल कैंसर रोगियों की संख्या हम 17.5 कह रहे थे, अब 22 लाख से अधिक आंकी जा रही है। और बीते 10-15 वर्षों में यूपी में
कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है, उसका मुख्य कारण यही है कि तंबाकू, गुटखा, खैनी का अधिक उपयोग, प्रदूषण, जीवन शैली में बदलाव और देर से जांच, ये प्रमुख कारण हैं। और जो उत्तर प्रदेश में सबसे आम कैंसर है पुरुषों में, वह है मुंह का ओरल कैंसर, फेफड़े का कैंसर, गला और भोजन नली का कैंसर, और महिलाओं में है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर और मुंह का कैंसर। यूपी में ओरल कैंसर की दर बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ तंबाकू और सुपारी का सेवन व्यापक है। स्क्रीनिंग और जांच की स्थिति यह है कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कराने वाली महिलाएं 2% से भी कम है और ब्रेस्ट कैंसर की जांच बहुत कम है। अधिकतर मामलों में कैंसर तीसरे या चौथे चरण पता चलता है, जिससे मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। और कैंसर भारत में मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। यूपी में हर साल हजारों लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है। देर से इलाज शुरू होना मुख्य कारण है। और जो आपको बताया कि कुछ इसके जोखिम जो हैं वो इस तरह से हैं, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति तो इस प्रकार से हम जो देख रहे हैं वह सबसे भयावह है। यही स्थिति पूरे उसकी है, पूरे देश की स्थिति ये है। और अब उसमें हम मनोवैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकता है। और इसमें जो कैंसर जो है एक आज प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व भर में एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है। और ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी दबाव पड़ रहा है भारत जैसे विकासशील देश में। और चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के बावजूद यह स्पष्ट हो चुका है कि कैंसर का सबसे प्रभावी उपाय उपचार नहीं बल्कि रोकथाम है। कैंसर केवल जैविक बीमारी नहीं है बल्कि यह व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से गहराई से जुड़ा हुआ है। तंबाकू सेवन, शराब, अस्वस्थ जीवन शैली, तनाव, अज्ञानता और देर से जांच जैसे कारक कैंसर जोखिम को बढ़ाते हैं। यही मनोवैज्ञानिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और कैंसर की रोकथाम की क्या अवधारणा स्तर है? कैंसर रोकथाम का अर्थ यही है कि ऐसे प्रयास जिनसे कैंसर की संभावना कम हो, बीमारी की पहचान जल्दी हो और उसका दुष्प्रभाव घटे। और इसके प्राथमिक प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन, वह रोग उत्पन्न होने से पहले जोखिम कारकों को नियंत्रित करना, जैसे तंबाकू निषेध, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन, सुरक्षित यौन व्यवहार। सेकेंडरी प्रिवेंशन में है बीमारी की शीघ्र पहचान, अर्ली डिटेक्शन, स्तन व गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की स्क्रीनिंग स्वास्थ्य जांच शिविर के माध्यम से। टर्शरी प्रिवेंशन में है बीमारी से होने वाली शारीरिक व मानसिक क्षति को कम करना। मनोवैज्ञानिक तीनों स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा कर सकते हैं। और अभी हमने इसका थ्योरेटिकल फाउंडेशन आपको बताया कि क्यों यह जरूरी है, कैसे कम्युनिटी साइकोलॉजी का जो आधार है कैसे वो इसमें काम कर सकता है। इसमें एक विषय और है ऑन्कोलॉजी का, जो मेडिकल साइंस में जो ऑन्कोलॉजी है वह कैंसर के चिकित्सा से, उपचार से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसमें एक शाखा है साइको ऑन्कोलॉजी, और साइको ऑन्कोलॉजी का जो फोकस है कैंसर से जुड़ी भावनाएं व मानसिक प्रतिक्रियाएं, जोखिम के प्रति भय, तनाव, अनिश्चितता, क्वालिटी ऑफ लाइफ और मनोसामाजिक हस्तक्षेप। स्वास्थ्य व्यवहार हेल्थ बिहेवियर के परिवर्तन में
मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका हो सकती है। तो रोल इन हेल्थ बिहेवियर चेंज, उसमें अधिकांश कैंसर व्यवहारजन्य कारणों से जुड़े होते हैं। तो मुख्य जोखिम व्यवहार बताया गया अभी हमने, तंबाकू व गुटखा सेवन, शराब, असंतुलित आहार, शारीरिक निष्क्रियता और सुरक्षित यौन व्यवहार। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि तंबाकू व गुटखा सेवन यह एक सबसे प्रमुख कारण है कैंसर का। और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव ने एक आदेश पारित किया हुआ है कि कार्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं में ये तंबाकू के सेवन पर कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई है। हर जिले में एक तंबाकू कंट्रोल अफसर नियुक्त किया गया है हॉस्पिटल में, और जो यंगर जनरेशन है उसको अवेयर करके ये तंबाकू सेवन के प्रति जागरूकता पैदा किया जाए। मनोवैज्ञानिक का योगदान यह हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक क्या कर सकते हैं कि विश्वास, दृष्टिकोण व प्रेरणा का मूल्यांकन करते हैं, व्यवहार परिवर्तन की बाधाओं को समझते हैं, आत्मनियंत्रण व आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और रिलैप्स रोकने की रणनीति को सिखाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा एवं जन जागरूकता, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यह एक अज्ञानता और मिथक, यह गांवों में और निम्न साक्षरता वाले क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है कि वो अवेयर नहीं है, वे बिल्कुल एक स्टिग्मा उनके अंदर विकसित है, और उसके लिए जरूरी है कि मनोवैज्ञानिक अपनी भूमिका प्रस्तुत करें। कुछ आईईसी सामग्री, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की सामग्री, पोस्टर, ब्रोशर, वीडियो विकसित करना है, स्थानीय भाषा व सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग करना है, कैंसर से जुड़े डर और भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। स्ट्रेस, इमोशंस एंड कैंसर रिस्क, लंबे समय तक जो तनाव बना रहता है वह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, नशे व अस्वस्थ आदतों को बढ़ावा देता है, और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप करके तनाव प्रबंधन, ध्यान, विश्राम तकनीक, कोपिंग स्किल्स और भावनात्मक लचीलापन, रिजिलियंस को बढ़ावा दे सकता है। और मोटिवेशन फॉर स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, सामान्य मनोवैज्ञानिक बाधाएं, कैंसर, मृत्यु जैसी सोच, शर्म व सामाजिक कलंक, जांच से डर। मनोवैज्ञानिक समाधान है भय व इनकार को कम करना, सही जानकारी देना, लाभ हानि की समझ विकसित करना, और कम्युनिटी बेस्ड प्रिवेंशन को प्रमोट करना। इसमें समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करके समुदाय मनोवैज्ञानिक महिला समूहों, युवाओं व स्वयं सहायता समूहों को जोड़ते हैं, एनजीओ व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कार्य करते हैं। इससे रोकथाम कार्यक्रम अस्थायी और प्रभावी बनते हैं। काउंसलिंग हाई रिस्क ग्रुप्स, जो हाई उच्च जोखिम समूह हैं, जैसे तंबाकू भोक्ता है, पारिवारिक कैंसर इतिहास वाले लोग हैं, औद्योगिक श्रमिक हैं, किशोर व युवा हैं, वो उनमें ये परामर्श काउंसलिंग की जा सकती है। जोखिम की समझ को विकसित करते हैं, भावनात्मक सहयोग देते हैं, दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन में सहायता करते हैं। फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, यह एक महत्वपूर्ण है, जिसमें परिवार व समाज स्वस्थ व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक परिवार को परामर्श प्रक्रिया में शामिल करते हैं, लिंग आधारित और सांस्कृतिक बाधाओं को संबोधित करते हैं। पॉलिसी एडवोकेसी एंड प्लानिंग, इसमें मनोवैज्ञानिक का योगदान होता है। व्यवहार परिवर्तन आधारित नीतियां, मानसिक स्वास्थ्य को कैंसर रोकथाम में शामिल करना, सामाजिक निर्धारण पर ध्यान, और रिसर्च एंड इवेल्युएशन, ये भी बहुत जरूरी है कि कैंसर को एक अनुसंधान का और मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण वो बनाया जाए। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में प्रशिक्षण दिया जाए, और संचार कौशल और बुनियादी परामर्श को बढ़ावा दिया जाए। कुछ एथिकल इश्यूज को प्रमोट किया जाए, और चैलेंजेस और फ्यूचर डायरेक्शन हमारे हैं। चुनौतियां तो हैं, संसाधन की कमी है, सामाजिक कलंक है,
मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा है। भविष्य में डिजिटल हेल्थ इंटरवेंशन, समुदाय की अधिक भागीदारी और मनोविज्ञान का राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रमों में एकीकरण। और अंत में हम यही कह सकते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया है। कम्युनिटी साइकोलॉजी और साइको ऑन्कोलॉजी के सिद्धांतों पर आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक स्वस्थ व्यवहार, समुदाय सशक्तिकरण और नीति सुधार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विशेषकर भारत जैसे देशों में कैंसर रोकथाम की सफलता के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का एकीकरण अनिवार्य है। तो ये इस तरह से हम राम जी सर, एक बात different- कहना चाहूंगी। हेलो राम जी सर, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ हाँ और अभी विषय भी बहुत महत्वपूर्ण चल रहा था, लेकिन ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है कि मैं पूजा वर्मा को वेलकम करूं, डॉक्टर एनके सक्सेना की छोटी बेटी। हाँ हाँ वो ठीक किसी ठीक और भी काम में एंगेज थी, तो अभी उन्होंने थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया है। ठीक है ठीक है ठीक है सबसे अभी आप सबका परिचय करवा दूं। पूजा का स्क्रीन भी ऑन हो गया है ठीक है ठीक है। और फॉर्चुनेटली पूजा भी पीपीएम से थी, मेरी जूनियर है, तो बोलने में भी अच्छा लग रहा है। एंड उनकी बड़ी सिस्टर भी ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं आप सबसे परिचय करवा दूं पूजा वर्मा का। उनका फील्ड साइकोलॉजी नहीं है, अच्छा अच्छा क्योंकि ये सर के लिए याद में हम लोग की लेक्चर सीरीज है, सो आई हैड मेड अ रिक्वेस्ट टू हर टू ज्वाइन। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। नाम सबके आपको बीच में धन्यवाद। अभी पूजा है। Good evening, everyone. Namaste. Okay. My sister is in New York. Actually, she's trying to join, लेकिन हो नहीं पा रहा है उसका. I think she will join. She was saying कि waiting में आ रहा है उसका whenever she's trying to join. Okay. बड़ी बेटी भी जो है वो भी ज्वाइन करना चाह वो रही तो है, साइकोलॉजिस्ट है. She is a psychologist. और वो इसी I'm फील्ड not. से भी है। इवन डॉक्टर सक्सेना की नीज जो है वो भी साइकोलॉजी फील्ड से हैं, और लॉन्ग वाह। बैक मेरी उनसे मुलाकात थी भोपाल में। Yes. अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक पूजा, मैं प्रमोद। हाँ, नमस्ते. नमस्ते. गुड इवनिंग एंड Good evening. नहीं, बहुत अच्छा लगा. नहीं, तुमने मैं- पापा को याद करा. बड़ा अच्छा लगा Like, तुम्हें देख के। yes. He छोटी was सी legend of our family. आप लोग उनको याद रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है. तो मुझे तो साइकोलॉजी का कुछ एक्चुअली आइडिया नहीं, बट पापा से जो इनकलकेट हुआ है. आई एम अ बायो टीचर. आई टीच फॉर नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इन मुंबई. सो मुझे डीएनए में शायद उनसे जो भी मिला होगा तो वो मिला ही होगा. तो वो बचपन से देखते आते थे, उनकी बातें, रिसर्च स्कॉलर से वो सब तो थोड़ा तो इनकलकेट हुआ है. एंड दैट आई एम अप्लाइंग ऑन माय स्टूडेंट्स एक्चुअली. When I teach them, I counsel them, and I apply that on my students. So maybe I must have inherited from him. So बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा। हम लोग चाहते थे कि कोई उनके परिवार का कोई व्यक्ति हम लोगों के इस कार्यक्रम में जुड़े। आप जुड़ी, ये आपको बहुत आभार। और वारजा जी को भी हम चाहेंगे कि कभी वो भी जुड़े, क्योंकि हाँ, उनका टाइम जोन डिफरेंट है ना. शी इज इन न्यूयॉर्क, तो उनका टाइम जोन थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है. हाँ, वो तो बाहर होंगे तो टाइम उनका थोड़ा सा यूट्यूब लिंक उनके लिए शेयर करेंगे और वहाँ पे उनके कमेंट लेंगे। हाँ Yes. बिल्कुल। दैट्स अ गुड आइडिया। दैट विल बी अ गुड आइडिया। Yes. और पूजा अभी काफी सक्रिय है, काफी लोगों को नीट की तैयारी करवा रही है मुंबई में। और 15 years प्रमोद से सर, नीट बहुत सारे आपको डॉक्टर बताऊं, बनवाए. पूजा जो है वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह कर चुकी है। बच्चों की शादी वादी सब सेटल वेटल करके। ये बहुत अच्छा भाई। बहुत आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे बच्चों थैंक को। यू. आपने बचपन में मिले हैं हमसे? हाँ, हम लोग तो जाते थे, अच्छा, खिचड़ी बना के ओके. खाते थे हम लोग। अच्छा. नहीं, पापा को तो बहुत शौक था, मतलब वही. पापा का तो हमारा कोऑर्डिनेशन था पूरा, जो है न्यूरो बिहेवियरल को एस्टेब्लिश करना, और उन्होंने ही सब गाइडलाइन बनाई थी हम लोगों के लिए। Yes. We are 5 people जो एक ही डिसिप्लिन में जिन्होंने काम किया था। Okay. और भैया कहाँ है? भैया भी बॉम्बे में है. उन्होंने भी अच्छा, शायद बॉम्बे। ज्वाइन किया था, फिर उनको कहीं जाना था तो मीटिंग से निकल गए. उन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था.
मैं बाद में हाँ, कर रही थी, मेरा एक्चुअली जूम मीटिंग थी मेरे अदर प्रोफेसर्स के साथ, तो वो जी। मैंने इसलिए कुमु दीदी को बोला कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगी। नहीं, मेरी जब बात हुई थी तो पूजा ने कहा था कि हम बीच में किसी भी टाइम आएंगे, हमने कहा किसी भी टाइम आओ, लेक्चर रोक के बात करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। नहीं, और मैंने तो हर इंटरप्शन करा, महीने मैं तो इस फील्ड नहीं में नहीं, हूँ नहीं, देयर बट इज नो बहुत इंटरप्शन। सीखने को मिला। नहीं नहीं, दूसरी चीज ये है कि हर मंथ के सेकंड संडे को हम लोग मिलते हैं, ओके तो ओके एक ओके कीनोट एड्रेस बना दो अपनी तरफ से ओके ओके, फ्रॉम योर फैमिली, तो हम लोग उसको डिस्प्ले करके, और ऑन द डेफिनेटली, बिहाफ आपकी दैट्स गुड, दैट्स गुड। मेमोरियल है ये, तो इसमें जो है उनके फैमिली कंट्रीब्यूशन है यस साथ यस, में। हाँ बिल्कुल। डेफिनेटली गुड। आज ये करेंगे। चीज और बताना चाहते थे आपको हम, कि हम लोग हर महीने के दूसरे रविवार को 6 से 8 बजे तक का प्रोग्राम रखते हैं। ओके ओके, तो ये डेट फिक्स है। अब अगला 2 लोग जो है आएंगे अगले 12 अप्रैल को, फिर से हम लोग फिर मिलेंगे। और एक चीज और हमको जो पता चला है कि 23 मार्च सक्सेना साहब की 24 बर्थडे है। 24 को, 24 मार्च। 24 को, 24 है। जी हाँ। 24। फिर हम लोग प्रोग्राम रखेंगे 24 तारीख को। वाह, दिन में प्रोग्राम शेड्यूलिंग करेंगे। कुमु जी से बात हुई है, ओके और उसमें हम लोग जो लोग भी उनसे जुड़े हुए होंगे उनकी एक श्रद्धांजलि सभा ऑनलाइन हम लोग रखेंगे। और जो लोग भी उसमें भाग लेना चाहें 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, वो हम व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर अपना नाम दे देंगे, तो उनको हम अवसर देंगे कि वो श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। तो 24 मार्च को हम लोग ये कार्यक्रम रखेंगे, पहले ही आपको बता दे रहे हैं। तो ओके आप भी हाँ, और मैंने लोगों बताया को था। भी जो है उनको बता दीजिएगा। ओके ओके, और थैंक यू। कुमुद जी, वो कानपुर में डॉक्टर साहब का कोई नहीं है इस समय? वो दया त्रिपाठी एक लड़की है, वो शायद देखती है कुछ। अच्छा, नहीं ऐसे मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कानपुर का कि कौन देख रहा है अभी। 1.5 नहीं, ईयर से तो कोई टच में भी नहीं है। ब्रदर अच्छा। को शायद पता होगा, ब्रदर काफी हाँ, कानपुर ब्रदर को, जाते हैं ना। अच्छा। हाँ, पापा की नंबर पे मैंने कई बार कॉल किया कि हमने ये भी लिखा हूँ ऑन दिस नंबर, प्लीज हम्म। कांटेक्ट मी। तो वो हमको लगता है नंबर उन्होंने सरेंडर कर दिया होगा, नहीं भैया का हाँ कांटेक्ट होता। शायद कर दिया हाँ। होगा, वो कर जी दिया जी होगा शायद। शायद। नहीं, अब तो मैं जुड़ गई हूँ, तो मैं तो और भी, मेरे चाचा भी हैं, वो भी आजकल इंडिया आए, पापा के सबसे छोटे भाई। वो रिजर्व अच्छा। बैंक में थे, लेकिन वो साइकोलॉजी में और आईटी आई के नो, थे, फिर आई नो, डॉक्टर शरद सक्सेना आई नो, कुमार। माय फादर वाज आल्सो इन आरबीआई कानपुर। अच्छा अच्छा, तो वो भी आए हुए हैं इंडिया, बट ही वाज बिजी टुडे, आई सेंट हिम लिंक आल्सो। तो उन्होंने कहा था शाम को उनको कहीं जाना था, उन्होंने कहा ठीक है आगे, तो वो भी जुड़ जाएंगे। दीदी है, मैं हूँ, भैया है, 4 लोग तो हम लोग जुड़ ही जाएंगे फैमिली के। नहीं, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी होगी आप लोगों के जुड़ बहुत अच्छा जाने से। लगा कि हम चलिए और आप कुमुद जी तो पीपीएम कॉलेज से रजिस्टर्ड हुए थे, तो पापा ही प्रिंसिपल थे। तो हाँ उनसे हमने कहा कि वो वही एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराने के लिए गए, तो कहे ऐसे नहीं करेंगे, तुम मेरे घर आओ। हमने कहा नहीं, बिल्कुल आएंगे। हाँ, ओके ऐसी ओके, बहुत सारी मेमोरीज हम सबके पास हैं। सबके हाँ साथ है कुछ ना कुछ। हाँ, वो ट्रेजर है। अ, वही। यही तो। नहीं, उनका 2 टॉपिक है, एक तो वो चिल्ड्रन कम्युनिटी वाला, और हम्म दूसरा साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी। अभी हम्म रिसेंट हमारा जो मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हम्म हम लोग को मौका मिलेगा तो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी पे उनका बहुत अच्छा काम है, उसको हम लोग हम्म। कभी थोड़ा, वो बर्थ स्टेज में था, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा, हम लोग वो सोचते हम हैं लोग से भी डिस्कस करते थे जब बॉम्बे आते थे कि किस पे काम कर रहे हैं, क्या अच्छा भी लगता था हम लोग को, वो बताते थे 3 E's के बारे में एंड ऑल, तो हम लोग को भी, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगता था। जी। तो आप लोग पूजा, कंटिन्यू करिए अपना आपका। पूजा जो आपने टाइम दिया और जो बातें की, उसके लिए कोई थैंक यू तो बहुत छोटा है। थैंक बट यू सो थैंक यू मच से फॉर बेटर है इनवाइटिंग कि मी। थैंक यू नहीं बोलूंगी आपको। आप नहीं बस पूजा कनेक्ट जी, रहिए हम थैंक यू लोगों वेरी से। मच। और आपने ये जो कैंसर अवेयरनेस की जो कैंपियन है, इसमें भी आपको मैं इन्वॉल्व करूंगी, और हम लोग Yes, इसको yes, लेके आगे चलेंगे। definitely. You know, I lost my mother due to cancer, na, so I'm like very यस, touchy आई about this. रिमेम्बर So that's मैडम why. ने भी मुझे पढ़ाया है। Yes, मैडम ने मुझे 20 बीएड में years, पढ़ाया है, तो yeah, 20 years back I lost her. तो फिर बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही सिंपल सोबर पर्सनालिटी थी उनकी। हम्म,
मैम 24 को हम लोग भी लेक्चर करा रहे हैं। मैं आभा बोल रही हूँ, पीपीएन कॉलेज में सर की मेमोरी में उनके बर्थडे वाले दिन हम लोग एक लेक्चर करा रहे हैं 24 को, प्रोफेसर शिखा दीक्षित मैम का रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। तो वो हम लोग कराएंगे पीपीएन कॉलेज में। नहीं Our बिल्कुल madam is अच्छी now खबर HOD जी। याद में। of PPN College, Psychology Department. बिल्कुल आवाजी, जितना प्रोग्राम हो सके वो कम है, आप जी अवश्य कराइए। हम लोग अपने लेवल हाँ से ऑनलाइन कराएंगे, आप जी ऑफलाइन कराइए, बहुत अच्छी बात होगी। जी 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 बहुत बढ़िया। आभा जी पीपीएन में एचओडी हैं जी हाँ, साइकोलॉजी? जी जी। ओके अभी ओके, इस समय आभा सिंह मैडम है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। जमाना बदल गया प्रमोद सर। अरे सर हम लोग को बहुत बदल गया। चलिए हम लोग नहीं बदले हैं, सबको याद रखते हैं। हाँ बिल्कुल। अ, तो बहुत बहुत अच्छी शाम हो गई, बहुत जी सारी आप जानकारी के कंक्लूड साथ कर में दीजिए अब आप। बहुत अच्छी थैंक मुलाकातें भी हो गई। नहीं कुमुद जी, आपको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। नहीं सर, और इट्स आप माय तो प्लेजर, हमारे ये मेरा काम है, ये मेरा प्लेजर है। नहीं, हम आप लोग तो सब एक ही। वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका तो जिम्मेदारी ज्यादा ही है। जितने से ज्यादा लोगों को आप जोड़ सके, और वो आप बखूबी कर रही हैं। और पूजा जी को आपने जोड़ा, आपने, ये एक बहुत उपलब्धि है आज के इस प्रोग्राम की। एग्जैक्टली। और हम लोग इस तरह से, हमको लगता है कि हमने जो प्लान किया, जो सोचा, वो सही सोचा। और कम से कम हर महीने हम सक्सेना साहब को याद करते रहेंगे, ये हम लोग। और ये इट विल कंटिन्यू। यह केवल एक साल का प्रोग्राम नहीं है कि इस साल अब हो गया, खत्म हो गया। ये इट विल गो ऑन गो ऑन गो ऑन। ये चीजें लोगों को वह हैंड ओवर करते रहेंगे हम लोग, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ताकि चीज आगे बढ़ती रहे, जाती रहे। वेरी नाइस, तो वेरी बहुत नाइस। बहुत थैंक्स पूजा जी, आपको विशेष रूप से थैंक यू सो मच। कि आपने ज्वाइन किया। और अब यह है कि आप परिवार के अन्य लोगों को भी कम से कम वो ज्वाइन डेफिनेटली कराइए, ताकि लोग समझें कि हाँ, उनकी याद में कुछ काम हो रहा है और कोई बात नहीं है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। Thanks for your थैंक यू। time. थैंक यू। उनसे कुमुद जी से रिक्वेस्ट है कि आप कंक्लूड कर दें मीटिंग आज की। जी सर। आप कंक्लूड कर दीजिए, दोनों स्पीकर को थैंक्स देते हुए। अरे सर, अब कुछ इतना कुछ हो गया तो यही सबसे बढ़िया था आज का। वही मैंने कहा ना, इंफॉर्मेटिव भी रहा और इंटरेस्टिंग भी रहा। तो अगली बार हम और ज्यादा लोगों के साथ में एक बहुत अच्छे प्रोग्राम के साथ में रहेंगे। 24 भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन। 24 तो आपके ऊपर आधारित है। हाँ सर, नो हाँ, डोंट वरी, यू हैव टू कन्वीन द मीटिंग 24। आई अब डू इट। कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, इसका प्लानिंग आप कर लीजिए। जी हाँ सर, शाम को रखेंगे कुमुद मैम तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन में तो शाम को सब ही होगा मैम। वर्क प्लेस पे रहते हैं, तो थोड़ा नहीं सा नहीं, दिक्कत। शाम को ही रहेगा। और शाम को शाम को ही। थोड़ा पहले रहेगा, हो सकता है कि 4-5 बजे किया जाए, कुछ इस तरह से। वो देखिए देख कैसे लेंगे करते ना हैं। कि सर की बड़ी वाली बेटी के टाइमिंग्स को भी देख लेंगे, आप तो सब दैट विल बी मोर गुड। कुमुद जी देख लीजिएगा, जी जैसे हाँ जैसे। सर, ठीक है। सो ओके, वी विल। थैंक यू ऑल, थैंक सबको यू। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू निशा मैम, रामजी लाल सर, कुमुद मैम, और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो भी आप सब लोग जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही लेक्चर बहुत मीनिंगफुल थे। आशीष जी को धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हाँ, पूरे आशीष प्लेटफॉर्म को, आशीष जी तो बिल्कुल नींव की ईंट की तरह हैं हम लोग के बीच। प्रोग्राम को, कि जो मूल में है। जी जी। जी, ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं मैडम। थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू ऑल।
थैंक यू थैंक यू सर। लीव करें? हेलो